मेरे पिताजी की मैंने बहुत बड़ी पूंजी वो डुबा दिया था बहुत ही छोटे टाइम में। यू कैन नेवर मेक मनी आउट ऑफ बोरोड कन्विक्शन। आपके आप पैसा है तो आप ओढ़ लीजिए, और पैसा नहीं है तो शांति से बैठिए, घबराइए मत। एक्चुअल इन्वेस्टिंग इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एंड अ बिजनेस। तो अगर खराब मार्केट में भी कुछ बिजनेस अच्छे करते हैं, तो मार्केट नीचे भी जाता है तो कुछ बिजनेस ऊपर करते हैं। आपके मुताबिक एक आम निवेशक को एंटर करने से पहले कौन सी 2-3 गलतियां जो हैं वो नहीं करनी चाहिए? तो पहली बात तो देखिए, हाय, आई एम विकास खेमानी, यू आर वाचिंग मी ऑन सिंपल है विद विवेक लॉ। सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक अपने बहुत पुराने मित्र से मिलवाता हूं, जो अब भगवान की दया से इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि और आगे चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें जब हम, ये तो अभी भी यंग हैं, जब मैं बहुत यंग था तब इनसे बहुत मुलाकात मेरी होती थी। विकास खेमानी, हालांकि पिछले 6 साल से ये अपना एक खुद की एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्होंने शुरू की, कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स। लेकिन इनका जो जीवन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एडलवाइज ग्रुप के साथ सिक्योरिटीज में, कैपिटल में 16 साल बिताए इन्होंने। बहुत ही कम उम्र में, 21 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। इनकी जो जीवन की कहानी है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, इसलिए आप सब इसे जरूर सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बहुत सालों बाद एक तो मुलाकात हो रही है और दूसरी बात आप साथ बैठे। बिल्कुल सेम, आपने भी एक अच्छा एक प्रोग्राम चालू किया है, तो मिलके बहुत ही अच्छा लगा। एंड बातें करेंगे, मजा सिंपल आएगा। है नाम अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ही अच्छा नाम है, सिंपल। लाइफ की प्रॉब्लम ही तो यही है, सिंपल ही हर रखना चीज कॉम्प्लिकेटेड है ना। चाहिए। कन्विक्शन, जब हम मार्केट की बात करते हैं, क्या आपके मुताबिक कन्विक्शन का मतलब है कि जो नॉइज है, जो इवेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे आज हम भी ये टैरिफ इशू से डील कर रहे हैं, उस पर भी आपकी व्यू लूंगा, लेकिन कन्विक्शन का मतलब आपके मुताबिक अगर सिंपल टर्म्स में बताएं तो क्या, कि ये कि बने रहें, डटे रहें। ऑफ कोर्स आप एंटर करने से पहले भी कई चीजें हैं जो देखनी चाहिए, तो उस पर भी बात करूंगा। आपने कई अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं अपने कन्विक्शन का मतलब, प्रोसेसेस। मेरा मानना है, कन्विक्शन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि आपको अपने काम में विश्वास होना चाहिए, आपको अपने नॉलेज में विश्वास होना चाहिए। तो देखिए, देयर इज वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन एंड बायस। एक बार तो बायस का मतलब होता है कि भाई मैं ऐसा, मैंने मानता हूं ऐसा ही होगा, तो मैं इसको बिलीव कर रहा हूं। कन्विक्शन का मतलब होता है कि आई बिलीव इट विल हैपन बिकॉज ऑफ माई वर्क, बट आई कैन चेंज माई व्यू बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल और चेंज ऑफ। तो कन्विक्शन और बायस में बड़ा फर्क होता है। पर कन्विक्शन आदमी में जब आता है जब उसके पास पूरा डिटेल काम होगा, वो हम्बल होगा, जब उसका पूरा नॉलेज होगा। उसके बाद भी चीजें गलत हो सकती है। कन्विक्शन डज नॉट मीन कि यू विल बी ऑलवेज राइट। कन्विक्शन का मतलब आपको अपने काम में फेथ है, विश्वास है, डिटेल काम किया हुआ है। और वो जब होता है ना, तो आपको पता चल जाता है। और ये भी आपको पता होगा कि जब कुछ गलत हो रहा है तो मेरे को कब मेरा व्यू बदलना है, वो भी आपको पता होगा। क्योंकि जो आपने कन्विक्शन के बेसिस पे कॉल लिया है, वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे लिया होता है। वो इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है, वो सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो आप फट से अपने कन्विक्शन को भी चेंज कर लोगे कि भैया ये अभी। पर अगर लगता है एनवायरनमेंट में चेंज नहीं हुआ, पर नॉइस है, देन यू विल स्टे पुट, देन यू विल स्टे थ्रू। चाहे वो, और वो हर चीज में है एक्चुअली। आप कैसे करियर में चूज करते हो, चाहे स्टॉक लेते हो, कि ये हर चीज में है कि आप नॉइस को कैसे दूर रखो, और जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर आप करते जाओ। भाई, एक तरह से आप देखोगे करियर भी हम चूज करते हैं, नॉइस होता है कि फला फला का लड़का ये हो गया, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, वर्सेस व्हाट करियर आई हैव चोजन, शुड आई कंटिन्यू। आपके पास रोज चॉइस है। अब तो कुछ लोग होते हैं जो हर 2 साल में जॉब चेंज करते हैं, आप देखो। और कुछ लोग होते हैं जो आपको अपने कन्विक्शन में लेके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय काम करते हैं। आप दोनों का आउटकम देखिएगा, आपको हमेशा कंपाउंडिंग जो लंबे साल है वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी, जो वर्क की वो 2 साल में चेंज कर रहा है। तो ये आप करियर के कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हैं, सेम चीज आप लगा सकते हो इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में, सेम चीज आप बहुत सारी चीज में लगा सकते हम्म इक्विटी में वेल्थ तो बनेगी, इसका तो बहुत डेटा है लंबे समय।
आपके मुताबिक एक आम निवेशक को एंटर करने से पहले कौन सी 2-3 गलतियां जो हैं वो नहीं करनी चाहिए? तो पहली बात तो देखिए, अ, इसलिए आम निवेशक का जब मैं कहता हूँ तो दो तरीके के निवेशक इन्वेस्टर होते हैं कि एक तो जिनको आता नहीं है, तो उनको तो सबसे पहले बात कहूंगा कि जो आपको अगर इक्विटी मार्केट नहीं आता, अगर आपको एलोकेशन करना है अपनी सेविंग्स को, तो म्यूचुअल फंड एक हाँ, सही रास्ता है। जिन्होंने बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है हुआ पिछले कई अ, दशकों से, बिल्कुल। आम आदमी के लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। आप टिप्स पे कभी रिलाय ना करें। जैसे आपने कन्विक्शन कि यू कैन नेवर मेक मनी आउट ऑफ बोरोड कन्विक्शन। हम्म, कन्विक्शन कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड हार्ड वर्क। तो आप हाउ कैन आई आस्क किसी से मैं टिप लेके पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो वो बनेगा ही नहीं कभी। तो कहने का मतलब, अगर आपको काम करना है इसको, अगर फुल टाइम करियर इन्वेस्टिंग चूज करना है, तो उसमें आप अपनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये एज ए इन्वेस्टमेंट, साइड इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उसको आप फिर दूर देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कैपिटल आपकी धीरे धीरे कंपाउंड होगी। और जो हमने देखा है 20 सालों में 20 गुना हो चुकी है काफी लोगों की, वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती रहती है, तो बहुत अच्छी है। आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं जहां आपने कहा कि वॉलेटिलिटी अनलॉक्स अपॉर्चुनिटी। ये कितनी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है, लेकिन जब हम शब्द वॉलेटिलिटी या देखते हैं, चेक करते हैं प्राइसेस, रेट्स, डर जाते हैं। बिल्कुल। तो वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है, ये जरा समझाइए क्यों? तो देखिए, अगर आपने कोई एक स्टॉक आपने 100 रुपए में खरीदा है और आपको लगता है इसका भाव 200, 300, 400 रुपया होगा, और मान लीजिए वो स्टॉक आपका सही हुआ और स्टॉक चले गया 170 रुपया। अब कोई भी न्यूज आई कारण से, तो उसका भाव हो गया 120, 25 रुपया, वो हो सकता है एनवायरमेंट। अब वो अपॉर्चुनिटी है वापस लेने की या रिस्क है, वो डिपेंड करेगा आपके काम पे, कन्विक्शन पे। आपको लगता है कि वो मेरा बात कभी चेंज नहीं होगा, तो आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, यानी ये सब पब्लिक लेवल है, आदित्य बिरला कैपिटल। बहुत बड़ी पोजीशन है हमारे पास, हमारा कन्विक्शन, हम 100 रुपए से लेके बैठे हैं उसको। वो इस शुरुआत के इस साल में शायद 220, 25 रुपए तक गया था। और आदित्य बिरला कैपिटल एनबीएफसी है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है। अभी टैरिफ की बात चालू हुई, ट्रम्प टैरिफ का सब नॉइस चालू हुआ अप्रैल के अंदर, उस वजह से उसका भाव एक 225, 30 से लेके 160 रुपये आ गया। अब कोई आप ये एनालाइज करें कि भाई टैरिफ का उससे क्या लेना देना है, एनबीएफसी से तो कोई लेना ही देना ही नहीं है, उसका जीरो एक्सपोर्टर है ही फर्क है। नहीं वो। हाँ। आपको एक समझ में आ गया, तो अब वो 150, 60 रुपया अपॉर्चुनिटी है, रिस्क नहीं है। टेम्पररी तो मिला आपको, आया नीचे, तो मैं अगर देखूंगा तो मेरे एग्जिस्टिंग होल्डर को लगेगा वो मेरा टेम्पररी पोर्टफोलियो कम हो गया। अब टैरिफ की नॉइज अभी भी चालू है, पर आज उसी शेयर का भाव 280, 290 रुपया विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो अगर कन्विक्शन है आप में, कन्विक्शन जब है आपने आपको। इन्वेस्ट किया, तो अगर कोई फंडामेंटल चीज ऑल्टर नहीं हुई उस बिजनेस में, करेक्ट, करेक्ट। तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप उस। आपके आप पैसा है तो आप ओढ़ लीजिए, और पैसा नहीं है तो शांति से बैठिए, घबराइए मत। हम्म, ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आप। एक और बात बताइए, कई बार लोग कहते हैं कि इंडेक्स आज जितने जितना है 2 साल पहले उतना था, या इतना है, या इंडेक्स पे ये होता है बात कॉमन लोग। लेकिन कई बार, और कई बार ये देखा गया है कि अगर फ्लैट भी है इंडेक्स, शायद साल के बिगिनिंग में एग्जांपल के तौर पे 80 है, और साल के एंड में 81, 82 जाके 80 वापस हो गया, लेकिन लोग सोचते हैं कि क्योंकि ये फ्लैट है तो मेरे कुछ पैसे बने नहीं। फिर ये गलत है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो फिर भी बाय सेल में पैसे बना रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो फिर भी बढ़ रहा है, ये सच है। तो देखिए, इंडेक्स इज जस्ट अ मेजरमेंट कि भैया ओवरऑल ब्रॉडली मार्केट की डायरेक्शन का कलेक्टिव मार्केट कैप कितना ऊपर जा रहा नहीं जा रहा है, इट्स अ मेजरमेंट। बट एक्चुअली मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट कोई इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करना कोई ऑब्जेक्टिव। इंडेक्स में भी आप इन्वेस्ट करें तो आप वही 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक्चुअल इन्वेस्टिंग इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एंड अ बिजनेस। हम्म,
तो अगर खराब मार्केट में भी कुछ बिजनेस अच्छे करते हैं, तो मार्केट नीचे भी जाता है तो कुछ बिजनेस ऊपर करते हैं। तो आप हमने मतलब कितने पीरियड, 2013 14 15 16 पीरियड था, उसमें सारा मार्केट कहीं नहीं गया था, नीचे जा रहा था, बट कुछ सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर अच्छा किया था। आईटी सेक्टर उसी पीरियड में 4-5 गुना हुआ था। कंज्यूमर सेगमेंट 2000 आप 9-10 से लो और 4-5-6 साल का टाइम दो, मार्केट जब नीचे था, कंज्यूमर सेक्टर पूरा ऊपर गया हुआ था। तो हर मार्केट में कुछ सेगमेंट सेक्टर स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे। आपका काम है कि उसको स्टडी करना, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहना, नहीं करना। और उसी तो इन्वेस्टिंग इज अबाउट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी जहां पे इन्वेस्ट करना है। आप न तो शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करते हो, ना इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो। आप इन्वेस्ट करते हो एक बिजनेस में, कंपनी में। और ये समझ जिस दिन आ गई, उस दिन आप रोज शेयर प्राइस देख के अपना खुश होना और नाखुश होना बंद कर दोगे। आज मैंने कोई 100 रुपया में स्टॉक खरीदा, मुझे लगता है 4-5 गुना हो सकता है, वो कल वो 150 हो गया, 130 हो गया, 180 हो गया, उसमें ना तो खुश होना चाहिए ना नाखुश होना चाहिए। वो जर्नी का पार्ट है। एक बात बताइए विकास, आजकल बहुत भारत में इंडिविजुअल्स की वेल्थ जो है बढ़ती जा रही है। आप देखें, नंबर ऑफ मिलियनेयर्स, नंबर ऑफ करोड़पति, ये फिगर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो, और ये सब हुआ क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आया, स्टार्टअप्स आए, कई चेंजेस आए पिछले सालों में, और उससे ये वेल्थ बनी। तो क्या आप मानते हैं कि जो लोग बेसिक अपनी जो कर चुके हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, उनके लिए आप जैसे जो स्पेशलाइज्ड फंड्स हैं या स्कीम्स हैं, जो पीएमएस कहते थे, आजकल एआईएफ कहते हैं, मतलब अलग अलग हैं लेकिन नए नए कैटेगरीज आ रही हैं इस तरह की, जो पहले नहीं थी, इससे आप क्या बदलाव देखते नहीं, देखिए ये सब एक पूरी लॉन्ग जर्नी का पार्ट है। आप देखेंगे, इफ यू सी, इट इज वेरी मच लाइक व्हाट हैपेंड इन 80s ऑफ यूएस। कोई भी देश में जब प्रॉस्पेरिटी आती है, यू नो, तो वो उस प्रॉस्पेरिटी में नंबर ऑफ मिलियनेयर बिलियनेयर सब बढ़ते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से ही प्रॉस्पेरिटी आती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं प्रॉस्पेरिटी आने कोई भी देश हैं? का। फ्री फ्री एनवायरनमेंट, फ्री, जैसे चाइना ने इतनी बड़ी ग्रोथ करी, पर वहाँ पे मार्केट कैप और ग्रोथ वेल्थ नहीं हुई, बिकॉज वो फ्री एनवायरनमेंट नहीं है। तो आप अगर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एंटरप्रेन्योरशिप को एंड कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ पे वेल्थ बनती है। तो इंडिया यूएस जैसा ही है। हमारे यहाँ पे 1992 में शुरुआत हुई थी ओपनिंग अप से, फिर बाद में 2014 के बाद ये सरकार ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो एक अलग अलग जगह सरकार ने आके अलग अलग जगह पे अपने कैटलिस्ट बनाए हैं ग्रोथ करने के लिए। तो इंडिया बहुत लंबी जर्नी है ग्रोथ करने, तो जब जब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ बिलियनर्स मिलियनर्स ऊपर जाते हैं, और जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, उनकी वेल्थ रिलेटेड नीड्स चेंज होती जाती हम्म। है, रिस्क एपेटाइट बढ़ती जाती है। आप देखेंगे 20 साल पहले कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता था, एंजल इन्वेस्टिंग का नाम किसी को आता नहीं था। आज वाई इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अच्छा हो गया, क्योंकि सबके पास वेल्थ आई। तो अगर मेरे पास 100 रुपया है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है 2 रुपए की रिस्क लेने के लिए कोई एंजल इन्वेस्टमेंट, पर ऐसे 2-2 रुपए वाले अगर 100-200 फैमिली मिल गए तो 200-400 रुपया हो गया। तो ऐसे ही कैपिटल पूल क्रिएट होता है। यूएस में भी ऐसे ही हुआ था, जब बड़ी बड़ी फैमिली ऑफिस क्रिएट हुई थी आफ्टर सक्सेसफुल एग्जिट्स ऑफ बिजनेस एंड थ्रू वेरियस मीन्स। तो इंडिया में भी आज वही हो रहा है। कई फैमिली जिन्होंने अपने बिजनेस बेच के वेल्थ क्रिएट की है, उसको आप बना रहे हैं। कई लोगों ने लिस्ट करके वेल्थ क्रिएट की है, उसको आप पार्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये, तो जैसे जैसे नीड चेंज होती है, वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। तो एआईएफ, पीएमएस, ऑल्टरनेटिव्स, स्ट्रक्चर क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी, ये अभी भी बहुत नेशेंट स्टेज पे है हमारी वेल्थ के सामने। मैं कहता हूँ यहाँ से इंडिया और बहुत बड़ा जाएगा। तो अगर इंडिया यहाँ से 10-20 गुना और होना है, तो ये नीड तो बढ़ती जानी है। आप देखिए यूएस में, आज हम बात, मेरे को याद है जब हम यूएस जाते थे 2000 की बात में, 2003-4 की बात आ रहा हूँ, जब हम हमारा ब्रोकिंग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो सुनते थे कि इसके फलाने की $1 बिलियन फैमिली ऑफिस है, दूसरे की 500 मिलियन की फैमिली ऑफिस है। हमारा ऐसा मुंह खुल जाता था, तो क्या यार। और आप देखिए अभी इंडिया में हर शहर में फैमिली आपको ऑफिसेस। आधा बिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 5 बिलियन, कई मतलब मिलियंस तो आजकल अभी छोटे हो गए हमारे, इतनी फैमिली ऑफिसेस हो गई है, राइट। तो ये इसीलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ कि यूएस में जो यहाँ पे होगा, हमारा देश में और हमारे देश में, और अभी तो ये शुरुआत है।
ये 10 दशकों का ट्रेंड है, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। तो इसको अगर सही नजरिए से देखा जाए और आप अगर 10-20 साल की कंपाउंडिंग को सोचोगे तो कोई इसमें सोचने की बात नहीं, बहुत सारी ग्रोथ हर सेगमेंट में आएगी। अभी तो और जिसको बोलते हैं हेट्रोजेनिटी ऑफ इन्वेस्टर एंड हेट्रोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों बढ़ेंगे, मतलब वाइड ही होंगे, क्योंकि जरूरत के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, इनोवेशन होंगी, वो समय की डिमांड होती है, तो उस हिसाब से बढ़ते जाए। ये बढ़त भारत में आपके मुताबिक कौन से की सेक्टर्स में आएगी? देखिए, इंडिया इतनी वाइड अपॉर्चुनिटी है, एंड ये मैं कहता हूं कि वो देखो, इंडिया का एक अच्छी बात क्या, इंडिया एक ऐसी शायद एकमात्र इकोनॉमी होगी जहां पे एक डिसेंट बैलेंस ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स सर्विसेज टुक द लीड, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू पुश बोथ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को एंड भी बढ़ा मैन्युफैक्चरिंग, रहे हैं। तो वहां पे ग्रोथ आने की बात, राइट। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कंजम्पशन काफी ओरिएंटेड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट कम है, पर अभी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो आप जब आप खाली चाइना जाएंगे तो दैट वाज लार्जली एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। तो हम कोई एक एक हम रीजनेबली बैलेंस्ड है, प्लस काफी ग्रोथ ड्राइवर्स अभी लेफ्ट हमारे पास है। तो करंट आप पॉलिसीज देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा होने वाला है, जो हमारी जीडीपी आज 15-16% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी टोटल जीडीपी की है, ये 20-25% जा सकती है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम अगर यहाँ से बढ़ के 17-18 हज़ार डॉलर होनी है, तो आप समझ सकते हैं कि कंजम्पशन में क्या होगा। और हम देख ही रहे हैं कंजम्पशन में बढ़ ही रहा है, हर सेगमेंट में, चाहे आप एविएशन देख लीजिए, चाहे आप रियल एस्टेट देख लीजिए, चाहे आप यू नो सर्विस रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी कंजम्पशन पैटर्न देख लीजिए, बढ़ ही रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, तो कंजम्पशन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से हम बिल्ड कर रहे हैं, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, आप जिधर देश के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे कुछ ना कुछ नहीं बन रहा हो, राइट। तो जब इस तरह से बनता है तो उसकी एक इफिशियंसी भी आती है। हमारी आज काफी, एक टाइम था, मैं अदर डे आई वाज लुकिंग एट कि माय वाइफ हैड टू ट्रैवल फ्रॉम इंदौर टू जोधपुर, तो शी कन्वीनियंटली बुक्ड फ्लाइट फ्रॉम इंदौर टू मुंबई एंड मुंबई टू जोधपुर, एंड देन लेटर शी फिगर्ड आउट देयर वाज अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंदौर टू जोधपुर। नाउ थिंक अबाउट इट, इंदौर टू जोधपुर. But this is what India is. That connectivity has got built. Airports are getting built. Now, all those things bring lot of growth. Mobility brings lot of growth. Connectivity brings lot of growth. जैसे 20-25 साल पहले मोबाइल जब नहीं था, डेटा इतना चीप नहीं था, तो आपके पास इंफॉर्मेशन एडवांटेज था। Correct. आज वो इंफॉर्मेशन एडवांटेज यहाँ बैठ के, झुंझुनू में बैठ के सबको सेम है, कोई फर्क नहीं है, उसको शायद सेम टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी बोथ क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये जो इंडिया की है, तो हमारे पास तो इतनी यंग पॉपुलेशन है, वी आर द ओनली कंट्री विद 28 ईयर्स ऑफ मीडियन एज, हमारी 2/3 पॉपुलेशन वर्किंग एज है, तो इतने सारे लोग आज काम करते हैं और कंज्यूम करते हैं, वही तो इकोनॉमी है। तो ये कोई इस चीज को रुका नहीं सकता है। ऑफ कोर्स स्लो हो सकता है कुछ में, पर ये जो इतना बड़ा ट्रेंड है, इसको कोई हम, तो मेरा ये मानना है कि ये तो बहुत आगे जाने वाला है। तो सेक्टर्स में आप, एंड एक इंटरेस्टिंग बात जो हो रही है कि लाइक मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आई एम लाइक व्हेन वी मीट कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स एवरी डे, एंड यू सी, एंड नॉट ओनली फ्रॉम मेट्रोज, फ्रॉम टियर 2 टियर 3 छोटे सिटीज, शहर में जो हंगर है, तो बिजनेसेस बन रहे हैं वहां पे। आज छोटे छोटे शहरों में $1 बिलियन प्लस मार्केट कैप कंपनीज कितनी हो गई है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का रीच कैसे हुआ, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, एंड तो ये सेक्टर इतना वाइड है। मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, कंज्यूमर ले लीजिए, सर्विसेज में तो हम लोग ऑलरेडी स्ट्रांग है ही है, पर वहां पे भी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, तो ये काफी, उसके अंदर आपको सब सेगमेंट ढूंढने हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, सब सेगमेंट से भी ज्यादा आपको सही एंटरप्रेन्योर ढूंढना है और सही सही कंपनी, बिजनेस मॉडल ढूंढना है, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा जब भी बनता है जब आपने सही एंटरप्रेन्योर ढूंढ लिया, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। आपने ट्रेंड भी ढूंढ लिया, जैसे पिछले पहला 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद में अगर आप देखेंगे तो दो सेक्टर बड़े हुए थे, इन्फोस अपना आईटी एंड आईटी। बैंकिंग। तो एक ऐसा कहते हैं कि इन्फोस 1994 के अंदर इन्फोसिस, मास्टेक, पोलारिस तीनों सेम साइज थे। अब आपको बाकी दो कंपनियों को पता है कहाँ है, एक कहाँ है। तो
इम्पोर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट टीम। बहुत सारे बिजनेसेस जो कहीं नहीं जाते हैं, सत्यम कहाँ गया, तो सेक्टर तो बहुत बड़ा बना, राइट। एल एन टी की जो दो कंपनियां वो कहीं थी नहीं 1992, उसने बाद में आके इतना बड़ा मार्केट कैप क्रिएट कर लिया। सो इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू रियली वरी टू मच अबाउट द थीम एंड द ट्रेंड। इंडिया में सब कुछ चलेगा। मतलब एंड ऑफ द डे मार्केट भी जिंदगी की तरह, अच्छे इंसान को चुनिए। बिल्कुल आप अच्छे इंसान पे पैसा लगाओगे तो आपको मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नुकसान तो कम हो जाएगी। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर फिक्स तो कुछ नहीं होता लाइफ में, पर अच्छे इंसान पे पैसा लगाइए। आपका एक इतना अच्छा करियर था, इतने कम उम्र में आप सीईओ थे, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता क्यों चुना? तो देखिए, जैसा मैंने बताया, बचपन से एक बिजनेस की वो धगस तो थी, करना भी था। मेरी फैमिली पूरी बिजनेस फैमिली में, कोई जॉब नहीं करता था। पर चूंकि मैं ऐसे फील्ड में आया जैसे हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, सीखना था, कैपिटल नहीं थी, तो एक मैंने एडवाइस में थैंकफुली वहाँ का जो एनवायरनमेंट भी ऐसा था, काफ़ी काम एज एंटरप्रेन्योर ही किया। हाँ बिल्कुल। मैंने वहाँ पे 7 बिजनेसेस बनाए एक एक करके, तो वो पूरी एंटरप्रेन्योरली जर्नी थी इन सम सेंस। तो जब देखा कि भाई हम एक और इतने बड़े कॉर्पोरेट में बैठ के मतलब जब मैंने चालू किया 20 लोगों की कंपनी थी, तो स्टार्टअप ही था। तो इतनी बड़ी जर्नी के अंदर हमने उस छोटी सी कंपनी को इतने बड़े तक लेके गए, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। तो और मुझे लगता है इंडिया एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 10 15 20 सालों में। तो आपके पास ज्ञान है, कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, आपके पास एनर्जी है, और ठीक ठाक से कैपिटल भी है, तो आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नाउ द चॉइस यू हैव टू मेक इज बिटवीन द कंफर्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ, पावर एंड पोजीशन यू एंजॉय, वर्सेस स्टार्टिंग समथिंग विच इनिशियली कैन बी पेनफुल, बट अगर आप 10 15 साल देखोगे तो इट विल ऑल्सो बी इक्वली रिवॉर्डिंग। तो ये चॉइस थी। तो और मैं और मेरी वाइफ स्वाति ऑल्सो ये काफ़ी डिस्कस करते थे, क्योंकि वो भी बिजनेस फैमिली से है। तो भले छोटा बिजनेस हो, पर है बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से। तो हमने फिर सोचा कि कभी छोड़ के चालू करेंगे। तो वो एक समय आया कि सही समय लगा कि अभी यही है, कर देना चाहिए। कोई वो कब करना है उसका कोई सही समय नहीं होता, तो चालू कर दिया। अब समझ आई मुझे कि आप विपासना के लिए क्यों गए थे। क्योंकि दिन भर आप दोनों यही बातें करते रहते हो, हैं? क्योंकि आपकी वो लाइफ पार्टनर भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी। जी, जी। एक यूनिवर्सिटी भी शुरू कर दी आपने, प्लक्षा। नहीं, मैंने कुछ शुरू नहीं किया। ये तो एक कलेक्टिव फिलैंथ्रोपी बाय प्रोफेशनल्स हैं जो पर जुड़े हुए हैं आप मैं उससे। उनसे बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। मैं ट्रस्ट फाउंडर एंड ट्रस्टी देयर। हम्म। पर वो एक हमारा थोड़ा लॉन्ग विजन है, क्योंकि देखिए आज हमारे देश से लगभग लगभग 50 60 हज़ार करोड़ रुपए हर साल चले जाता है। हाँ, बच्चे बाहर बच्चे जा बाहर रहे हैं पढ़ने इससे। जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आप 8 10 सेंचुरी पहले जाएंगे, तो इंडिया एक एजुकेशन का हब हुआ करता था। हमारे पास 150 200 यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा, तक्षशिला एंड मनी मोर। एंड हर पॉइंट बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। एट एनी पॉइंट टाइम इंडिया में उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से 50 60 हज़ार बच्चे पढ़ते थे इंडिया में। तो ये उल्टा हो गया। तो अभी इंडिया में जैसे आशीष धवन साहब ने अशोका यूनिवर्सिटी हम्म, बनाई, हम्म। उन्होंने भी कलेक्टिव फिलैंथ्रोपी, बट ही इज टेकिंग द लीड। लाक्षा में नीरज एंड हितेश एंड SK Jain and many people are taking the lead, and then all of us are be part of it. Many people are part. I'm just a small cog in the wheel, so I don't. But at least vision की ये इसको देश में ऐसी कैपेबिलिटी कैसे क्रिएट करें ताकि हमारा टैलेंट यहीं रह जाए। बल्कि हमारा विजन तो है कि आने वाले समय बाहर से लोग बच्चे पढ़ने यहाँ आने चाहिए, और ऐसी कम से कम 50 यूनिवर्सिटी और बनेंगी इंडिया में। ये आप देख लीजिएगा अगले 10 20 सालों 25 सालों में। तो ये इंस्टीट्यूशन बनने में समय लगता है, बट ये देश में कैपेबिलिटी बनाती है। ये देश की, अगर हमारे बच्चे बाहर पढ़ के आएंगे तो वहीं के कल्चर के हो जाएंगे और वहीं रह जाते हैं। वो बाहर जाएंगे नहीं पढ़ने और यहीं रहेंगे, तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी, यहाँ के कल्चर, और यहीं पे इनोवेशन करेंगे। आज जितने भी सिलिकॉन वैली में इनोवेशंस होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई इंडियन ही होता है। तो क्यों एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ नहीं क्रिएट कर सकते? सब कुछ में समय लगता है। हम कंपेयर करते हैं यूएस में, ऐसा था, पर यूएस 200 साल की डेमोक्रेसी, हमको तो 75 साल ही हुए। तो अभी हम चल रहे, तो अपने को भी इंडिया भी 10 20 25 सालों में, 30 40 सालों में ऐसी कई इंस्टीट्यूशन होगी। हमारा विजन उसमें वही है। लेकिन बिल्कुल। आपने तो लाइफ पे बड़ा टर्न मार दिया अभी।
थोड़ी देर पहले आपने कहा 15 दिन पहले चाय छोड़ दी। मैराथनर हैं आप, विपासना करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और मेहनत तो आप करते ही करते हैं। मैंने कहीं जब रिसर्च कर रहा था तो बहुत बड़े बड़े फिगर आए आपके नाम के कि आप कितना पैसा मैनेज करते हैं, कितना आपने खुद बनाया है। तो ये जो एक लाइफ का जो एक बैलेंस, ये ऑब्वियसली समय के साथ पता चलता है इंसान को। ये रियलाइजेशन और ये इस टाइप का है, क्योंकि आजकल बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल तेज रफ्तार से देश तो जा ही रहा है, हम सब भी जा रहे हैं, तो थोड़ा थमना भी चाहिए इंसान को, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। ये सब आपने सब किया, जी बिल्कुल। इसका ट्रिगर क्या था और कैसे मैनेज करते हैं आप सब कुछ? देखिए ये एक जर्नी है। हम जब छोटे होते हैं, शुरुआत में जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो सबको एक ही फोकस होता है, सक्सेस होना है। हर तरह के हम अ, पैसा बनाने में, करियर में सक्सेस होने में, ग्रोथ करने में लगे रहते हैं। तो और उसका रियलाइजेशन धीरे-धीरे ही आता है समय के साथ। तो मैंने भी जैसे कि मैं बॉम्बे में 1996 में आया था, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर जॉब चालू करी। अ, तो पहले 7-8 साल, 10 साल तो यही था कि कैसे भी सक्सेस हो, अपनी एस्टेब्लिश करो। क्योंकि हमारे पास ना घर होता है, ना कुछ और होता है, तो आप उसी में लगे रहते हो। पर समव्हेयर मैं भी कह सकता हूँ कोई पुराने कर्म या माँ-बाप के आशीर्वाद से एक हमेशा मेरे में थोड़ा-सा हेल्थ को लेके या अध्यात्म को लेके थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक बीज बोया हुआ था, जो शायद 2012 में माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि आप ये बस ना करो। तो उन्होंने तो मेरे को 2002 में बोला हुआ था, तो मैं 10 साल बाद गया। और वहाँ से इसकी शुरुआत थोड़ी और अच्छी हुई। और हेल्थ के लेके भी मैं काफ़ी कॉन्शियस रहा हूँ, तो मैंने लाइक सबसे पहले जब मैराथन चालू हुई इंडिया में, तो पहले सेशन में स्टैंड चार्ट मुझे में याद है आपकी तो फोटो हमने छपी थी, और तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में कंटिन्यूअस, तो वो एक जब आप कोई एक ट्रेनिंग के तरीके में लग जाते हो, तो आपको हेल्थ का फोकस भी हो जाता है। तो मैं ये रहा है कि आपको पैसा तो बनाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप साथ में हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो वो कुछ काम नहीं आएगा। और मैं मानता हूँ कि अच्छा हेल्थ, बॉडी का और माइंड का, दोनों आपको आपके करियर में भी प्रोग्रेस करने में मदद मदद करता है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होगे और फिजिकली हेल्दी नहीं होगे, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपका आउटपुट हमेशा उसमें से लिमिटेड रहेगा। तो और उसमें कुछ ना कुछ मतलब कमियां रह ही जाएगी। पर अगर आप वहाँ बैलेंस्ड हो तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कोई अलग नहीं है। और ये बात जितनी जल्दी सबको समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ये अपने यहाँ पे थोड़ी सी एक मे बी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से ये आ गया कि भाई ये तो मेडिटेशन, योगा, ये सब तो एक उम्र के बाद की चीजें हैं, जबकि एक्चुअली ये सबसे शुरुआत से जितनी जल्दी करे उतना आदमी के लिए अच्छा होता है। तो ये अभी ये कई बार पढ़ने से, किसी के बोलने से, तो ये कोई कह सकते हैं कि कोई इन्फ्लुएंस माता पिता का और या कर्मों का रहा है कि भाई उससे उससे पहले से कनेक्टेड था। बट इसकी सही डायरेक्शन जो है, पहले खाली फिजिकल फिटनेस पे थे, मेंटल फिटनेस के ऊपर जो है वो 2012 के बाद चालू हुआ, क्योंकि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू विपासना एंड वहाँ से फिर मेरी जर्नी वहाँ से बढ़ी है, धीरे धीरे बेटर हुई है। कोई भी चीज़ एक रात नहीं बढ़ती है। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं तो बहुत कंपाउंडिंग के मास्टर हैं। हर चीज़ में कंपाउंडिंग तो होती है। जिंदगी भी कंपाउंडिंग जी ही है। बिल्कुल, अच्छी आदतें भी कंपाउंडिंग ही है। आप जितनी अच्छी आदतें रखोगे, उनको कंपाउंड करोगे, वो आपकी उतना जीवन शैली आपकी अच्छी होगी। पर टाइम निकालना सबके लिए मुश्किल होता है। किसी को आप ये कहेंगे, सब आपके मुंह पे हाँ हाँ कहेंगे, फिर बाद में जाके कहेंगे टाइम नहीं मिलता। देखिए ये बहाना है, कहना कि टाइम नहीं मिलता है बहाना है। जब हमारे प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं, उनकी व्यस्तता हम सबको पता है, वो अगर 1 घंटा योगा का टाइम निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता है इस देश में किसी को कंप्लेंट करने की वो नहीं होनी चाहिए। तो ये बहाना है। हमारे पास हर जो चीज़ हमारी प्रायोरिटी है उसके लिए समय होता है। जो प्रायोरिटी तो नहीं है तो उसके प्रायोरिटी लिए बनाइए इसको, प्रायोरिटी बनाओ ये उसको। जरूरी है। प्रायोरिटी बन गई तो अपने आप समय निकाल लोगे। आपको कन्विक्शन आ गया, आप समय निकालोगे। तो प्रॉब्लम इज एक्चुअली कन्विक्शन और प्रायोरिटी की है, प्रॉब्लम समय की नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रीडिंग में टाइम नहीं मिलता है। आपको अगर रीडिंग की हैबिट हो गई तो आपको टाइम अपने आप ही आप निकाल लोगे। आप व्हाट्सएप पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करोगे, बिल्कुल, कहीं ना कहीं काटना कहीं ना कहीं पड़ेगा, काटोगे। लेकिन
प्रायोरिटी पे फोकस। समय सबके पास होता है, समय सबके पास उतना ही है, किसी के पास हाँ, कम किसी ज्यादा के नहीं पास है। ज्यादा नहीं। आपका बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप स्कूल से ही अपने अंकल की बिजनेस में सहायता देने लग गए। ये बिल्कुल। इंटरेस्ट कैसे आया? 50 लोगों की आपकी जॉइंट फैमिली थी, और सपोर्ट तो इमोशनल और प्यार बहुत मिला होगा, लेकिन ये दिमाग बिजनेस की ओर, खैर आप एक कम्युनिटी से भी आते हैं, और जहाँ से आप हैं झुंझुनू, वो तो जानी मानी जगह है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से आए हैं, लेकिन एक स्कूल जाते बच्चे का कैसे इंटरेस्ट बन गया कि मैं बिजनेस में कुछ मदद करूं परिवार की? वो मेरा शुरू से झुकाव था, मैं देखता था कि मैं अपने बड़ों को हेल्प कैसे करूं। तो मैं घर पे भी मम्मी को मतलब हेल्प करता था उनके काम में। मेरे दादाजी की और चाचा जी की, जो सबसे पहले दादाजी की दुकान थी, तो वहाँ पे जाता था उनको कैसे, बिकॉज ही यूज्ड टू हैव प्रॉब्लम इन वॉकिंग, और थोड़ा सा, तो फिर मैं जाके उनको मदद करता था। हम्म, तो जब आप कंस्ट्रेन एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपको एक ये रहती है कि कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो मेरा झुकाव पहले से ही रहा कि मैं कैसे अपने बड़ों की मदद करूं। तो उसमें ये कोई, वो मदद करने के चक्कर में धीरे धीरे जाता हाथ बटाने, तो उसमें फिर आप बैठे रहते हो, कुछ काम कर रहे हो सीख ही रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो सीख रहे हो, तो आप करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। तो फिर धीरे धीरे जब आप कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, तो आप हिसाब बना रहे हो, आप यू नो जो भी, अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहे हो तो उसकी पूरी अनलोडिंग, लोडिंग, बिलिंग, वो सब आप कर रहे हो। तो बचपन में मैंने 3-4 बिजनेस अलग अलग तरीके से, कपड़े की दुकान, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, छोटे छोटे स्केल पे, बड़े गैस एजेंसी का छोटा मोटा काम, तो वो सब करता था मैं। तो एक आपको हिसाब का पैसा कैसे बनता है, एक धीरे अर्ली स्टेज में, मेरे को आई थिंक से 12-13 साल की उम्र में मैंने कर दिया था ये, हम्म, करता था मैं। तो एक आदत पड़ जाए, आपको एक नॉलेज हो जाता है, जो आप शायद बाद में स्कूल में सीखते हो, वो हम्म। आपको पहले से ही पता चल जाता आपने अपने पिताजी की भी बहुत मदद की, उनसे पैसे लेके उनके पैसे डुबा दिए। है। मदद मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बंद नहीं किया आपको पैसा देना, और शायद अगर वो शिक्षा आप नहीं लेके आते तो आज मेरे सामने एक बहुत ही एस फंड मैनेजर नहीं बैठे। जी, बिल्कुल। आई थिंक एडversiटी आपको बहुत कुछ सिखाती है, और वो एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा लेसन भी था, ब्लैक स्पॉट भी था, जो भी आप बोल सकते हो कि भई मेरे पिताजी की मैंने बहुत बड़ी पूँजी वो डुबा दिया था, बहुत ही छोटे टाइम में। तो वो होता है ना कि जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है, तो और आपको लगता है हम सब यंग, वो सब जो भी यूथ होता है उसको ये लगता है कि मेरे को सब आता है, और वो दूसरे को देख के सब कुछ कर सकता है। नॉलेज होता नहीं है। तो वही मेरे साथ भी था हर्षद मेहता के समय में। काफ़ी किया, बट उसके बाद में ये नक्की किया कि पहले पढ़ेंगे, सीखेंगे, कुछ बाद में काम करेंगे। एंड ये एक दुःख हमेशा था कि भई ये तो वापस नहीं होगा, और इसको मेकअप करना है, मोर देन मेकअप करना है, ताकि जो मैंने इनको पेन दिया उनसे ज़्यादा कम्फर्ट दूँ, उनसे ज़्यादा उनको कोई भी तरीके से ज़्यादा कर पाऊँ। पैसे दे पाए वापस? अब तो देखो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, उनको वापस दे पाए? उनको अभी ज़रूरत ही नहीं है कुछ। सब उन्हीं का ही है। तो वो तो, उन्होंने तो मेरे से आज तक सही कभी बात। कुछ माँगा भी नहीं नहीं नहीं, है। वो तो नहीं मांगेंगे, आज लेकिन तक कभी कुछ आपने माँगा भी कहा नहीं है। आपके दिल पर एक भार था कि नहीं, वो मैं सब उन्हीं इसे। का ही है, मेरा क्या है। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बताइए कि जो आपने बिहेवियर की बात की विकास, ऑलमोस्ट 30 इयर्स से, और अगर मैं इंक्लूड करूं जब से आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के करीब की आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये जो आपने बात कही कि जब आप यंग होते हैं तो एक्साइटमेंट खोजते हैं, ट्रेडिंग, अब ये बदलाव तो नहीं आया अभी भी। अभी आप देखिए सेबी की 2-3 रिपोर्टें हैं कि एफएनओ में 10 में से 9 लोग पैसे गंवा रहे हैं, और ये कोई सर्वे नहीं था, ये तो डिटेल में हर तो हम अकाउंट में यंग लोग देख। ज़्यादा है ना, हमारे इंडिया में यंग लोग ही तो ज़्यादा है। तो जो शुरुआत बट देखिए, बिहेवियर नहीं बदला, मतलब वो नहीं बदलेगा, वो धीरे-धीरे नहीं वो नहीं बदलेगा, यंग बदलेगा। में यूथ में सब करेंगे ट्राई। वो मार खा के ही सीखेंगे, व्हिच इज़ गुड। एज़ लॉन्ग एज़, जी देखिए क्या होता है, अभी क्या हो गया है कि वो थोड़ा अवेलेबिलिटी भी बहुत ईज़ी हो गई है। इन्फॉर्मेशन की हाँ, अवेलेबिलिटी जो 20-25 साल पहले नहीं थी, वो आज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हर आदमी किसी भी कोने में, देश के कोने में बैठ के भी अपने फ़ोन से सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए इसका वो ज़्यादा बढ़ाव हो गया है। तो पर मैं मानता हूँ कि ये एक जर्नी है। लोग वो आपको अपनी ट्यूशन फीस देनी है। हाँ,
कुछ लोग दे के नहीं सीखते हैं, कुछ सीखेंगे, अभी जो सीखेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। तकलीफ ये है कि जो लोग नहीं सीखते वो फिर पूरी एसेट क्लास को ही ये सोचते हैं कि बेकार एसेट वो तो देखिए हर चीज के लिए सच है, चाहे वो डेरिवेटिव के ले लीजिए, इक्विटीज के ले लीजिए, या कोई भी बिजनेस के ले लीजिए। आपको जो चीज आती नहीं है और आप उसको करोगे तो आप मार खाने वाले ही। तो कोई भी चीज कीजिए, तो ये बात सही है कि ये इंप्रेशन बन जाता है कि इक्विटी एसेट क्लास वोलेटाइल है, रिस्की है, पर जो भी है बोलता है उसको ये बोलता हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको कहाँ से उसकी समझ नहीं है, तो आप उसको सीखो। और आजकल तो बहुत विकल्प हैं। आप जैसे एक्सपर्ट्स की बात अगर सुने ठीक से तो कई काफी चीज लर्न कर सकते हैं जो हमारे समय में नहीं था। आज बहुत कंटेंट अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, नॉलेज। बुक्स बहुत अवेलेबल है, पहले भी था आज भी है। और आपको उसको मतलब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, आपको उसको यूज करना पड़ेगा। वो ज्ञान खाली सुनने से नहीं आता, ज्ञान एक्चुअली इंप्लीमेंट करने से उसको काम आता है। मेरे पास किताबें बहुत है पर वो किताबों को पढ़ूंगा नहीं तो मुझे पता ही नहीं होगा, उसको पढ़ के मैं अगर इम्प्लीमेंट भी नहीं करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। तो वो 3 स्टेज प्रोसेस है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विकास, हमेशा की तरह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि आपको और हिम्मत दें, शक्ति दें, कि जो आप अच्छा काम कर नहीं रहे हैं वो नहीं, करते रहें और बहुत सक्सेस आपको और भी मिले। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर काइंड विशिंग।